हैं। तो अब अगले सत्र की तरफ रुख करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे नरेंद्र कुमार जी, जो संस्थापक हैं आत्मनिर्भर सेना के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे अनुरोध है नरेंद्र कुमार जी मंच पर आए और मैं नरेंद्र कुमार जी को ज्वाइन करूंगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको बता दें कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सके, उस वक्त नरेंद्र कुमार जी ने चुनौती स्वीकार की और जमीन पर उतरे। उन्होंने लगातार काम किया और आज भी कर रहे हैं। इन्हीं से जुड़े हुए सवाल करेंगे और अगले सत्र की तरफ हम जाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं भी उनको ज्वाइन करूंगा। नरेंद्र कुमार जी जो संस्थापक हैं आत्मनिर्भर सेना के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं परिचय कराना चाहूंगा। आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक हैं नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका आत्मनिर्भर बिहार भागलपुर की बात इस मंच पर आपका ऑन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जो मैं भी भूमिका आपके बारे में बोल रहा था, भूमिका में मेरा पहला सवाल भी वही रहेगा कि जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी तो क्या बात थी, क्या प्रेरणा मिली आपको कि आप सारा काम धंधा, इतना अच्छा कामकाज चल रहा था, उसको छोड़ के आप यहाँ आ गए लोगों के बीच में काम करने के लिए? नरेंद्र जी जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 मार्च को ये बोला कि भाई जनता कर्फ्यू है, तो वहीं से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और उस समय मैं नोएडा में था और करीब करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को जो बिहार आ रहे थे उनको हम लोगों ने मदद किया, मेरी संस्था हिंद राइज के थ्रू जी। और इस बार जब कोविड का दूसरा लहर था तो मैं संयोग से बिहार में ही था और मैं सीतामढ़ी से आता हूँ और ना हमारे यहाँ हॉस्पिटल काम कर रहा था और ना ही हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि दिख रहे थे। तो ऐसे वक्त में हमारे घर में सब लोग पॉजिटिव हो गए कोरोना से। मैं बचा हुआ था, मुझे पहले कोरोना हो चुका था जी। तो करीब करीब हम लोगों ने अपने घर में वार रूम बनाया और वार रूम बना करके 10,000 से ज़्यादा लोगों को मेडिसिन सर्व किया हम लोगों ने, और खाना सर्व किया, मास्क सर्व किया। और वो काम जब से मार्च से स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर से आज तक वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, खास करके बिहार में, क्योंकि पिछले 15 साल में या आप 30 साल जोड़ लें, विकास हुआ है, विश्वास आया है। आज बिहारी करने में आपको बाहर शर्म नहीं आता। क्या बात है। और मैं जब भी विदेश जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो गर्व से कहता हूँ मैं बिहार से हूँ। ये हमें मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से। लेकिन स्वास्थ्य पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग पैसा रख के, एफडी रख के, म्यूचुअल फंड रख के लोग मर रहे थे। और शिक्षा एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसपे बहुत ही ज्यादा जरूरत है अभी फोकस करने की। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि इन्होंने जो कहा कि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, ये रुन्नी सैदपुर प्रखंड के ओलीपुर सरचिया गांव है, वहां पर इन्होंने लगातार काम किया है और आज भी कर रहे हैं। तो नरेंद्र जी, हमारा अगला सवाल ये है कि उत्तर बिहार में इस कोरोना काल में एक उम्मीद बनकर आप उभरे और जाहिर सी बात है कि इस बीच जो आपका अनुभव रहा लोगों के बीच में, आपने जैसे लोगों को दवा बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, खाना खिला रहे थे, जब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके पूरे परिवार के साथ सीरियल देख रहे थे, तो उस वक्त आपने वॉर रूम बना दिया अपने घर को। तो किस तरह का अनुभव रहा, वो विस्तार से बताइए। देखिए, अनुभव बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का। हमारे साथ 200 से 250 लोकल नवयुवक बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उन्होंने हमारा साथ दिया। और उसके बाद एक एक घर में जाकर के हम लोगों ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पे काम किया। लोगों के कोविड टेस्ट किए और उसके बाद उनको जैसा भी जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से हम लोगों ने दवा देने का काम किया। हमारी 25 से ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे घूम रही थी। लोगों ने अपना गाड़ी देना शुरू कर दिया। लोग अपने खुद से आगे बढ़ के काम कर रहे थे। ऐसी हालत थी कि कुछ लोग तो आप समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग 90% नहीं हो पा रही थी। ये सच्चाई है, 10% ही पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुआ। और बिहार में कम और बेश भागलपुर जहां मैं अभी बैठा हूं, इस धरती में और सीतामढ़ी में ज़्यादा फर्क नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी और जो शहर का जो सिस्टम है वो मोर और लेस सेम है। तो हम लोग निरंतर रूप से वहाँ के प्रशासन से भी स्ट्रगल करते रहे और काम जारी रहा। उसके बाद हम लोगों को लगा कि यहाँ पर कोविड से भी ज़्यादा एक बड़ी जो बीमारी है वो है गरीबी की। क्या बात। हम लोग उन घर तक पहुंचे जो एक सीतामढ़ी में एक परोहा करके गांव है, मुकेश जी जानते होंगे क्योंकि मुकेश जी मेरे साइड से ही हैं। वहां पर एक बुजुर्ग महिला के पास में गया और 10 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। क्या बात है, मार्मिक बात है। मुझे लगा कि हम लोगों ने कमा करके बाहर विदेश जा करके बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि जब आपके मातृभूमि में ही लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात तो कह रहे हैं आप। आपका कमाना, आपका धन रखना व्यर्थ है।
और उसके बाद जितना भी मैंने कमाया था, मुझे लगता है इस कोविड में आधा से ज्यादा खर्च कर दिया है। क्या बात। और उसके बाद निरंतर रूप से हम लोगों ने जिन परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनको चिन्हित करके उन परिवार को अपने जिले में अपनाने का काम शुरू किया है। और खास करके उसी कोविड से कुछ लोग हमारे पास ऐसे मिल गए उस कॉल सेंटर में। हमारा एक पूरा कॉल सेंटर था, आपके चैनल ने भी बार बार कवर किया उस चीज को। क्या बात। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी के टीम को, क्योंकि उस कोविड के समय में उन्होंने हमारे घर पे आकर के, जब कोई किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं रखता था, तो आपकी टीम ने हमारे यहाँ घर पे आकर के कवरेज लिया। और उसके बाद जो जन समर्थन हम लोगों को मिला, लोग जुड़ते चले गए। और हम लोगों ने अभी, मैं अपने पंचायत ओलीपुर सरछिया में एक स्मार्ट विलेज पे काम कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आप स्मार्ट सिटी बनाओ, मैं कहता हूं स्मार्ट विलेज बनाओ। और स्मार्ट विलेज बनाएंगे तो स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाएगा। 88% जिस देश में लोग गांव में रहते हैं, क्या बात। और उस गांव को आप कैसे भूल सकते हैं। आज आप शहर की बात करते हैं कि शहर को स्मार्ट बनाओ, सब लोगों ने शहर की बात करी, लेकिन दुख है कि गांव को पहले स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने संसाधन के साथ और जो मेरे साथ लोग हैं, हम लोग अपने गांव में हॉस्पिटल का काम शुरू कर चुके हैं। वो 100 बेड का हॉस्पिटल है और एक इंटीग्रेटेड एक स्कूल बन रहा है, जिसमें हमारे जो पंचायत में जो लोग हैं, जो खास करके जो महिलाएं हैं, अब आप गौर से देखेंगे, मुझे थोड़ा टाइम दे तो जो भी लड़कियां हमारे यहाँ 10वीं 12वीं पास कर जाती है या ग्रेजुएट हो जाती है जी, दिल्ली जाए, वो सूरत जाए, मुंबई जाए, उनकी शादी हो जाती है। आप सोचिए उनका क्या हाल होता है। उसके बाद फिर से उनको खाना ही बनाना पड़ता है, चाहे वो कितने भी पढ़ ले। बिल्कुल, ये बिहार का हकीकत है। हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग उनको स्किल बना रहे हैं, ताकि वो जा करके किसी भी शहर में जहां भी होंगे उनको हम लोग काम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। देखिए नरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। और बिहार की जितनी प्रतिभा है बाहर में, या बिहार के जितने बड़े बड़े लोग बाहर में हैं, अगर सब इसी तरीके से सोचने लगें और इसी तरीके से करने लगें तो चीजें बदलते देर नहीं लगेगी। नरेंद्र जी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि रोजगार को लेकर बिहार में बड़ी दिक्कत रहती है, लाखों लोग पलायन करते हैं और कोरोना काल में ये दिक्कत और बढ़ गई। आपके बारे में मैं देख रहा था कि आपने कई लोगों को रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया, कैसे रोजगार दिया और ये काम कैसे किया आपने? जी, मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ। पिताजी किसान थे, तो गरीबी देखी है और पैसे का महत्व भी देखा है। और जब लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो पहले उनको बिहारी कहा जाता था, आज शायद वो हिम्मत नहीं रखता कोई, खास करके दिल्ली एनसीआर में। लेकिन जब वो बिहार से वापस आता है, रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। कारण क्या है? कोई 10वीं पास है, या वो इलिटरेट है, या वो ग्रेजुएट है, वो बाहर जाके उसको बेरोजगारी का ही सामना करना पड़ेगा या उसको लेबर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सिस्टम में आपको काम करना, स्किल बनाने का सिखाया नहीं जाता, जिसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे बिहार में क्लास 10 तक इंग्लिश ना पढ़ना भी एक बहुत बड़ा पैकेज है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, इस पे काम करने की जरूरत है। सर, जब हम लोग, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, और जब मैं बिहार से बाहर जाता था तो मुझे अकॉर्डिंग सिलेबस का मतलब नहीं पता होता था। और विगत कुछ सालों की मेहनत की वजह से मैं इंग्लिश चैनल पे भी इंटरव्यू दे लेता हूँ, इंग्लिश लिख भी लेता हूँ। तो ये संभव नहीं है, मैं सबसे उम्मीद नहीं कर सकता। लोग आईआईटी, आईएम, आईएएस की बात कर लेते हैं, लेकिन आप बात कीजिए उस बच्चों का जो 12th ग्रेजुएट करके आज बेरोजगार है। 80% लोग बिहार में बेरोजगार है। उसके लिए जिम्मेदार है हमारी व्यवस्था। किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इंग्लिश अगर ऑप्शनल है तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको। जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो पूछ सकते हैं अपने आप से कि क्या इंग्लिश क्लास 10th में जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भाषा हम जानेंगे अच्छा रहेगा। भाषा जानेंगे अच्छा रहेगा, हमारा विकास होगा। आज हर चीज इंग्लिश में है, आज कोई भी चीज आप हिंदी में नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण हमारे यहाँ इंग्लिश और स्किल डेवलपमेंट का नहीं होना है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, देखिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अर्थव्यवस्था को नजदीक से समझते हैं आप, इसलिए ये सवाल आपसे सबसे हो रहा है, ये सवाल और आपसे सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि बिहार विकसित राज्य तभी बनेगा जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर निवेश होगा। जी, कैसे होगा? देखिए, निवेश के लिए हमें निवेश के अनुकूल एक व्यवस्था बनानी होगी, माहौल देना पड़ेगा। आज आप जैसे भागलपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ बैठे हैं, इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया गया है। आप सबने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यहाँ पर जो जर्दा आम है उसको सिलेक्ट किया गया। क्या बात है कि ये इसको हम हाईटेक बना के इसका जूस प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। राज्य सरकार या मंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उसको लेना पड़ेगा हमें।
लेकिन इसके लिए अगर हम सिल्क को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाए भागलपुर में, तो मुझे लगता है कि उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों का ही जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो सकता है। यहां पर आपको वन विंडो क्लियरेंस देना पड़ेगा सारे स्टार्टअप्स को, टैक्स बेनिफिट देना होगा। आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है, जो बिहार का औद्योगिक नीति है उसको बदलने की जरूरत है। आज बिहार में अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का इंसेंटिव है, शायद आप भी नहीं लगाना चाहेंगे यहाँ उद्योग। नहीं, आप कुछ सुझाव रख सकते हैं, सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी सुन रहे हैं। पॉलिसी अप टू कंपटीशन होना चाहिए। अगर कोई एंटरप्रेन्योर जापान से या यूएस से आता है तो वो कंपेयर करता है कि मुझे किस स्टेट में लगाना चाहिए, तो वो चला जाता है गुजरात, वो चला जाता है कर्नाटका, क्योंकि वहां पर टैक्स इंसेंटिव्स है, वहां पर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट है, आपको लैंड फ्री में मिलता है। मैं खुद इंडस्ट्री लगाने की सोच रहा हूँ काफी समय से, लेकिन मैं नहीं लगा पा रहा, तो मैंने घर से अपना एक कॉल सेंटर स्टार्ट कर लिया। क्या बात। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एक सिस्टम है, आप बिहार आइए, एयरपोर्ट से यहाँ इस ऑफिस में आना है, यहां से आपको हम सारी क्लियरेंस करके देंगे, आपको जमीन देंगे, आपको गारंटी देंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते किया था गुजरात में, कि आपको हर चीज मिल रहा है जी। तभी कोई इंडस्ट्री आकर के यहां लगाएगा, क्योंकि अब हमारी कमोबेश लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से बहुत अच्छा है। अगर आप बाकी स्टेट में भी जाए, गुजरात के गांव में जाए, तो कमोबेश हम लोग समानता में अब आ रहे हैं। जरूरत है पॉलिसी की, कि आप जो गवर्नमेंट के रूल्स, जो लॉज हैं, उनको लिबरलाइज कीजिए, स्टार्टअप को आने दीजिए। यहाँ जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना लोगों की आदत बन गई है हमारे यहाँ। बिल्कुल। नरेंद्र जी, ये आत्मनिर्भर सेना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आत्मनिर्भर सेना जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत, और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसी से प्रेरित होकर के उनके योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग, स्टेज शो करते हैं, और जो भी युवा है हमारे, उनको हम लोग स्केलिंग और अपना बिजनेस कैसे करें उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलता है। जब लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा रोजगार होगा, और तभी हम आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भागलपुर या किसी जिले की बात कर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आपसे पहले भी कई लोगों ने कहा है, इसी बात पर मैंने सवाल भी किया था कि आत्मनिर्भर भागलपुर कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। तो आप तो लगातार काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर सेना बना रखी है, तो उस पर कुछ अपनी मांग भी रख सकते हैं और कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं। देखिए, मांग मेरी यह है कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास नगर विकास भी है और वित्त भी है, तो स्टार्टअप को थोड़े से पैकेजेस की जरूरत है सर, कि लोग यहाँ आकर के इंडस्ट्री लगाए। और चूंकि प्रधानमंत्री जी का बात तभी सही हो पाएगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे, और कोशिश जरूर है, धरातल पे पहुंचाने की कोशिश हर आदमी कर रहा है, लेकिन अब इसमें एक रैपिड इंजन की जरूरत है और एक रैपिड पॉलिसी चाहिए कि 2 दिन में आपको सारे अप्रूवल्स मिलेंगे, स्टार्टअप को फंड मिलेगा, और निश्चित तौर पर हर डेवलपमेंट के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, जैसे बाकी स्टेजेस और बाकी कंट्रीज में है कि डेवलपमेंट का काम डीएम का नहीं होता, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए आपको एक अलग से अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, जिसमें सीईओ होता है, जनरली वो लोग नॉमिनेटेड इंडस्ट्री के होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कुछ पायलट प्रोजेक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में करा जा सकता है, क्योंकि बिहार में आपको पता नहीं होगा, अगर आप सासा पर कैपिटल इनकम की देखें और भागलपुर का इनकम 25,000 में कौन जी सकता है? 89,000 इंडिया का है, और 25,000 में जी, तो भारत में कितने बिहार है? तो इस गैप को कम करना होगा और इंडस्ट्री लगनी चाहिए। भागलपुर तो काफी सारे लोग जो सिल्क और टेक्सटाइल में हमारे एक्सपर्ट में और बाकी जगहों पे, दिल्ली में, नोएडा में काम करते हैं, सारे लेबर, सारे स्किल सेट आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सिल्क में आज भागलपुर को आपने कहा सिल्क सिटी, लेकिन सिल्क सिटी धरातल पे नहीं है। आपका टॉप 10 में कहीं कोई स्थान नहीं है, आपका एक्सपोर्ट में कोई स्थान नहीं है, 200 करोड़ की सिर्फ इंडस्ट्री है। सच को कबूल करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है धरातल पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और समय समय पे सरकार तक अपनी बात पहुंचाते भी हैं, और अपने लेवल पर अपने गांव को तो डेवलप कर ही दूंगा, इतना तो भगवान ने कैपेसिटी दिया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, और कई गांव जब मिलेंगे तो एक जिला हो जाएगा, कई जिले मिलेंगे तो एक राज्य हो जाएगा, और कई राज्य मिलेंगे तो एक देश हो जाएगा। चलिए, सवाल अगला ये है नरेंद्र जी आपसे, कि अभी शिक्षा का जिक्र हो रहा था, लेकिन एक सेहत की बात छूट रही है। आपने भी कहा कि कोरोना काल में ही आप आए, आपने काम शुरू किया, तो हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि हम देखते हैं कि आप एम्स के बाहर चले जाएं, दिल्ली में सफदरजंग के बाहर चले जाएं, तो लंबी लंबी लाइन बिहार के लोगों की रहती, उसको कैसे दुरुस्त करें? देखिए, हमारे बिहार में 10,000 लोगों पर
सिर्फ 2.5 बेड है 10,000 पर, और इंडिया में 10,000 पर 6 है। और ग्लोबली जो भारत सरकार का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 10,000 पर 6 बेड होना चाहिए, सॉरी 31 होना चाहिए ग्लोबली, जो भारत सरकार ने माना है इस चीज को। कुछ एक स्टेट इसको पार कर चुके हैं। तो जरूरत यह है कि सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो एनआरआई है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी एक सस्ता हॉस्पिटल अपने गांव या पंचायत में या जिले में लगाना चाहिए, तभी ये गैप खत्म होगा। हर चीज आप सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, क्या बात। जनता को भी करना पड़ेगा। जो लोग सक्षम हैं, हमारे बिहार के हैं या बाहर रह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन रहे हो तो उनको इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कितना दिन ही वो बाहर रह ले, उनको अंत में यही आना है। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका कि खुलकर आपने बात की और आपने समय दिया, तमाम सवालों का जवाब दिया, और एक यहाँ से एक रास्ता भी दिख रहा है हमें। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि ये आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक हैं और लगातार हमारा सत्र चल रहा है। नरेंद्र जी अपना स्थान ग्रहण करिए। और बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। आपको बता दें कि अब हम अगले सत्र की तरफ जाएंगे और आपको अब तक जो तस्वीर है हमारे कार्यक्रम की वो बिल्कुल साफ हो गई होगी आपके सामने। आपने देखा कि किस तरीके से